हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो डे वाई सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये अपर पीसीएस प्री एग्जाम के लिए और एडवोकेट जनरल 2021 के एग्जाम के लिए आर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी डे वाई सीरीज़ छोड़ दी है, अगर आपने डे वाई सीरीज़ की कोई भी वीडियो छोड़ दी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। इसके सभी जो पीडीएफ्स हैं, सभी नोट्स जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स को सारे नोट्स मिल रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, या आप लोग चाहते हैं कि आपको सारा कंटेंट मिलता रहे और आपको वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, या एक बार आप वीडियो देख लें और बार बार रिवाइज करने के लिए आप वीडियो ना देख के पीडीएफ्स आप पढ़ लें, जिससे कि आपका सारा रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाए एग्जाम में जाने से पहले, तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट डे की। इसमें कुछ उत्तराखंड का हमने लिया है, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स इसमें कवर करे गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड करंट अफेयर्स कहे जा रहे थे काफ़ी टाइम से। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उत्तराखंड के करंट अफेयर्स कवर किए जाने चाहिए, तो उसमें कुछ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं और कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन कवर किया गया है। अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले जो उत्तराखंड में डिजास्टर आया था चमोली में 2021 में, तो उसके बारे में है कि उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ये तो ठीक है, उस टाइम पे जो बॉडीज़ वगैरह थी और कितने लोग मिसिंग थे। इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सी रिवर्स इन्वॉल्व थी उसमें जहाँ पे वो फ्लडिंग हुई थी। तो वो थी धौलीगंगा रिवर और ऋषिगंगा रिवर, इन दोनों में थी। तो धौलीगंगा रिवर यहाँ से आती है और ऋषिगंगा रिवर नीचे से आती है। दूसरी जो पिक है उससे कि उसके थ्रू भी हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो धौलीगंगा रिवर और ऋषिगंगा रिवर्स हैं। फिर ऋषिगंगा रिवर पे ऋषिगंगा हाइडल पावर प्लांट था, जो फर्स्ट प्लांट टू बी हिट बाय द सर्जिंग वाटर्स। देखिए, जो ये पहला प्लांट था जो पानी से टकराया था और इसकी वजह से ये प्लांट बिल्कुल तबाह हो गया था, ऋषिगंगा हाइडल पावर प्लांट। यहीं पे रैनी गांव है, ये जो गांव है ये रैनी गांव है, जो कि ऋषिगंगा नदी पे बसा हुआ है। तो ये तो सवाल पूछा जाएगा आपसे कि रैनी गांव जो है, जो चमोली डिजास्टर में हिट हुआ, वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो वो ऋषिगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। द एरिया वेयर द नंदा देवी ग्लेशियल ब्रिज लाइकली कॉज एन एवलांच, यहाँ पे एवलांच आ गया था। और यहाँ पे जब धौलीगंगा रिवर और ऋषिगंगा रिवर दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं, देखिए ये दोनों रिवर्स जो हैं, ये दोनों रिवर्स यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मिलने के बाद यहाँ पर एनटीपीसी का तपोवन हाइडल पावर प्लांट था। तो इधर ऋषिगंगा है और यहाँ पे तपोवन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऋषिगंगा रिवर और तपोवन, यहाँ पे थोड़ी सी इनकी आप लोकेशंस देख लीजिए। यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क में से धौलीगंगा रिवर होकर आ रही है। और यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ से ऋषिगंगा रिवर होकर आ रही है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी बायोस्फीयर, इनमें से कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं? एक तो ऋषिगंगा और एक धौलीगंगा रिवर, दोनों बहती हैं। यहाँ पे रैनी गाँव जो है वो ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट, जो रैनी गांव है वो ऋषिगंगा रिवर पे है, और ऋषिगंगा नदी पे ही ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट भी है। ये जो दोनों मिल जाते हैं तब तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट बन जाता है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मैप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये पीडीएफ में इंक्लूड है, तो बाद में आप इसको देखते रहना पीडीएफ खोल खोल के। देखिए, बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है कि इंडिया ने एक हाईएस्ट हर्बल पार्क खोला है इंडो चाइना बॉर्डर पे, यानी कि उत्तराखंड में खुला है ये जो हर्बल पार्क है ये कहाँ पे खुला है? माना गाँव में खुला है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, और चाइना से बॉर्डर लगाता है। कब खोला गया? ये खोला गया 21 अगस्त 2021 को। तो हर्बल पार्क्स होते क्या हैं? हर्बल पार्क्स वो पार्क्स होते हैं भारत में, आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट, जो सरकार एफर्ट कर रही है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द हर्ब्स फ्रॉम डिप्लीशन एंड एक्सटेंशन। यानी कि जो हर्ब्स हैं, यानी कि जो जड़ी बूटियाँ हैं जो डिप्लीट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, एक्सटेंशन हो रही है, यानी कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, उस चीज़ से बचाने के लिए हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं पूरे राज्य भर में, और भारत उत्तराखंड में बनवा रहा है भारत सरकार। द पार्क्स एम एट कीपिंग द कंट्रीज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइव। इन पार्क का एम है, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारत की जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे कि आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, तो ये जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं मेडिसिन के, उनको जिंदा रखा जा सके। जैसे सोवा रिक्पा है, ये सब अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं, तो इनको जिंदा रखा जा सके, इसलिए हर्बल पार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है। 4 सेक्शन है इस हर्बल पार्क के, वो देख लेते हैं। पहला सेक्शन जो है उसके अंदर बद्रीनाथ कंटेन स्पीशीज़ एसोसिएटेड विद बद्रीनाथ, यानी कि वो स्पीशीज़ हैं जो जैसे कि जो बद्रीनाथ से एसोसिएटेड हैं, यानी कि लॉर्ड विष्णु से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि बद्री बेर, बद्री तुलसी, बद्री ट्री, सेक्रेटरी ऑफ भोजपत्र। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब पेड़ हैं जो पहले सेक्शन में है इस हर्बल पार्क के। दूसरे सेक्शन के अंदर अष्टवर्ग स्पीसीज़ हैं, यानी कि 8 हर्ब्स हैं इसके अंदर, 8 जड़ी बूटियाँ हैं जो हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, जैसे कि रिद्धि है, जीवक है, वृद्धि है। ये सब इनके जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ऋषभक है, ककोली और कशीर ककोली, मैदा
एंड महामेधा। तो ये सब चीज़ जो है ये सेकेंड सेक्शन में आती हैं। इनमें से 4 हर्ब्स जो हैं वो तो लिली फैमिली से बिलोंग करती हैं और 4 जो है वो ऑर्चिड फैमिली से बिलोंग करती हैं। ऑर्चिड फैमिली मतलब रोडोडेंड्रॉन की जो फैमिली है उसको ऑर्चिड बोलते हैं। तीसरा सेक्शन जो है वो ससोरिया स्पीसीज़ हैं। ससोरिया ओब्लावा जो ओब्लवेटा है यानी कि जो ब्रह्म कमल है वो उत्तराखंड का एक स्टेट फ्लावर भी है, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ससोरी जो स्पीशीज़ हैं तीसरा सेक्शन उससे बिलोंग करता है। और चौथा सेक्शन जो है वो एल्पाइन स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, जिसमें मीठा विष, अतीश, चोरू और वन ककड़ी, तो ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं हर्ब्स की, मेडिसिनल हर्ब्स की, जो यहाँ पे मिलते हैं। तो 4 सेक्शन बटा हुआ, इतना ध्यान रखना है आपको। कहाँ है? माना गांव में बना है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। और उसके बाद इसमें 4 सेक्शन हैं और अलग अलग स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं ये आप पता कर लेंगे। इतना पता कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खुला है देहरादून में, उत्तराखंड में। तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे खुला है? देहरादून में खुला है, उत्तराखंड में। सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल जी ने इसको खोला है, इनॉग्रेट किया था। देवन एरिया है चक्राता टाउन में, देहरादून में, वहाँ पे इसको खोला गया है। इस गार्डन में 50 स्पीशीज़ हैं, किसकी? फर्न्स की, फंगस की, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, लाइकन। तो ये सब जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके द्वारा ये 50 स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पे रखी गई हैं। द गार्डन एट देवबन इज़ लोकेटेड एट हाइट ऑफ 9000 फीट की ऊंचाई पे है। जो फॉरेस्ट है देवदार के और ओक के पेड़ मिलेंगे आपको देवबन उत्तराखंड में। मेक अ नेचुरल हैबिटेट फॉर क्रिप्टोगैमिक स्पीशीज़ फॉर द फर्न्स, फंगस और लाइकेंस। तो इनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी प्रजाति का घर। तो यहाँ पे एक नेचुरल घर है उसका। क्रिप्टोगैम्स होते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रिप्टोगैम्स आर रेफर टू एज नॉन सीड जनरेटिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा, पहली बात तो ये आपको हिंदी में मटेरियल मिलता नहीं है, है ना। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? फैक्ट्स ध्यान रखना है। वो फैक्ट्स मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, एक बार आप सुन लेना और बाद में चाहे तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। तो क्रिप्टोगैम्स क्या है? क्रिप्टोगैम्स नॉन सीड जनरेशन है, यानी कि ऐसे पौधे हैं जिनसे बीज नहीं बनते, या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी इसमें फूल नहीं उगते, ना तो इसमें फूल होंगे ना इसमें बीज बनेंगे। और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, यानी कि स्पोर्स बनेंगे। स्पोर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिस्टम है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें हम पढ़ते हैं एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है और एक एसेक्सुअल होता है। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का मतलब हो गया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट रिक्वायर मॉइस्ट कंडीशन टू सर्वाइव। उनको नमी वाली स्थितियाँ चाहिए, परिस्थितियाँ चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे वही नमी जैसी स्थिति वहाँ पे आपको मिलती है। दीज आर द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीशीज़, ये सबसे पुराने ग्रुप है प्लांट स्पीशीज़ के। इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर हिडन रिप्रोडक्शन, क्योंकि क्रिप्टो है, क्रिप्टो का मतलब क्या है? हिडन होता है ना, जैसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। इसी तरह से क्रिप्टोगैम्स है, यानी कि इनके जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हिडन होता है, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जा रहा है। तो फर्न्स, फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, मॉस, लिवरवॉर्ट्स, लाइकन्स, ये सब जो हैं ये क्रिप्टोगैम्स के पार्ट हैं। उत्तराखंड के अंदर 346 स्पीशीज़ हैं एल्गी की, 365 हैं पेट्रिडोफाइट्स की, 478 ब्रायोफाइट्स हैं और 539 लाइकन की स्पीसीज़ हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अलग अलग क्रिप्टोगैम्स जो मिलते हैं उनके टाइप्स क्या हैं, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, लाइकन्स है, मॉसेस है, फर्न्स है और फंगस है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, चाहे तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि उत्तराखंड का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या चल रहा है। तो 2011 में था उत्तराखंड में 36 और 2015 में उत्तराखंड में है 34। देखिए ये जो है ये उत्तराखंड का है और ये पूरे भारत का है। तो भारत से, पूरे भारत के एवरेज से कम ही है उत्तराखंड में। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले उत्तराखंड में 36 था 2011 में, तो पूरे भारत में 44 था। 2015 में पूरे भारत में 37 है, तो उत्तराखंड में सिर्फ 34 है। यानी कि उत्तराखंड में जो गिरावट आई है वो कम गिरावट आई है एज़ कम्पेरिजन टू पूरे भारत के मुकाबले। पूरे भारत में 7 पॉइंट्स की गिरावट आई है और उत्तराखंड में सिर्फ 2 पॉइंट्स की गिरावट आई है 2011 से 2015 में। यानी पूरे भारत के स्तर पर काम अच्छा हुआ है, स्पेसिफिकली उत्तराखंड के स्तर पर काम इतना अच्छा नहीं हुआ। तो इन्फेंट डेथ रेट जो है वो भारत के एवरेज से, कंट्री के एवरेज से कम है, लेकिन हमारे यहाँ जो डिक्लाइन है वो बहुत स्लो है। तो देखिए डिक्लाइन जो है 37 से 34 ही हुआ, यानी कि 3 पॉइंट की ही गिरावट हुई, जबकि पहले जो है 7 पॉइंट की गिरावट हुई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा था। ये शो करता है कि उत्तराखंड में जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि जो मदर्स हैं उनकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि पहाड़ों पर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उनकी डेथ हो जाती है। और 2011-13 में भी स्थिति नहीं सुधरी, वहाँ पे भी अभी भी पूरे कंट्री में 167 डेथ्स हो रही हैं, तो वहाँ पे 285 डेथ्स हो रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है उत्तराखंड राज्य के लिए। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उत्तराखंड के लिए 2007-09 में अवेलेबल नहीं था, लेकिन 2011-13 में उत्तराखंड में 1.6 है, यानी कि
लोग अपने आप को भी रिप्लेस नहीं कर पा रहे, यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट किसी भी समाज के लिए 2.1 माना जाता है जिससे वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दे, उससे काफ़ी कम है हमारा 1.6, यानी टोटल फर्टिलिटी इज मच लोअर देन द इंडियन एवरेज। तो इंडिया का एवरेज अगर 2.3 है तो उससे बहुत कम है उत्तराखंड का। नेक्स्ट आता है, अगर हम इकोनॉमिक देखें तो इकोनॉमिक में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो उत्तराखंड का जो करंट प्राइसेस पे अगर हम CAGR देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें, तो वो बढ़ते जा रहा है, 9.39% है 2019-20 तक। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का स्टेट वैल्यू एडिशन है वो किस सेक्टर से कितना ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए ये है सबसे ज़्यादा, ये है आप कह सकते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है और ये आपका टर्जरी सेक्टर है। तो किस किस में कितना ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा जो निकल के आ रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो आपका पहला सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, दूसरा टर्जरी सेक्टर से आ रहा है और तीसरा प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आ रहा है उत्तराखंड के अंदर वो सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, ना कि टर्जरी सेक्टर से। इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि पूरे भारत के अगर लेवल पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो टर्जरी सेक्टर से आता है, लेकिन उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू IT सर्विसेज के मुकाबले। तो IT सर्विस यानी कि CSIT की सर्विसेज उत्तराखंड में नहीं है, इस वजह से जो टर्जरी सेक्टर है उसका पैसा थोड़ा सा कम है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका पैसा ज़्यादा है। तो अगर हम 100 रुपये में से 49 रुपीज़ हमारे आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से, 40 रुपये आ रहे हैं सर्विस सेक्टर से और 10 रुपये आ रहे हैं, आप मांगे चलते हैं एग्रीकल्चर से। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। फिर उत्तराखंड एक ऑर्डिनेंस लेके आया था जिसके वजह से ऑनरशिप राइट मिल गया विमेन को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि लोग जो है पहाड़ों को छोड़ छोड़ के प्लेन्स में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या दिक्कत हुआ कि जो हर घर से जो मेल थे वो तो चले गए छोड़कर और शहरों में जाके बस गए हैं पैसा कमाने के लिए, और घर में उनके पीछे रह गई उनकी मदर्स या उनकी वाइफ्स। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उत्तराखंड में जो लेबर है यानी कि जो एग्रीकल्चर लेबर है उसका क्या होने लगा है, फेमिनाइजेशन होने लगा है, यानी कि महिलाएं ही उत्तराखंड के जंगलों में या उत्तराखंड के खेतों में काम कर रही हैं। जो पुरुष हैं वो तो शहरों की तरफ माइग्रेट कर गए हैं, दूसरे शहरों में चले गए हैं। लेकिन बात क्या थी कि जो वो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी सारे उनके हस्बैंड्स के नाम हुआ करती थी। उनकी जो जो काम कर रही हैं, जो वाइफ्स काम कर रही हैं, लेडीज़ काम कर रही हैं, उनके नाम पे नहीं थी, जिसके वजह से उनको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो उत्तराखंड सरकार ने एक ऑर्डिनेंस ला के क्या किया कि लार्ज स्केल माइग्रेशन की वजह से उन्होंने क्या करा, पहला स्टेट हो गया जिसने को ओनरशिप राइट दे दिए विमेन को इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड्स। तो हस्बैंड्स की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी यानी कि जो पुरानी संपत्ति थी उसमें उनको हक दे दिया गया कि अगर ये उसके इनके पति की प्रॉपर्टी है तो ये उनकी जो पत्नी है वो भी इसके हकदार है इस ज़मीन पे। यानी कि इससे क्या होगा कि उनको लोन मिलने में ईजी हो जाएगा, वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख के ईजिली लोन ले सकती हैं। तो ये इसके लिए उत्तराखंड जो है ऑर्डिनेंस लेकर आया जिसको को ओनरशिप राइट कहा गया कि को ओनरशिप राइट मिल जाएंगे किसको, औरतों को मिल जाएंगे हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। तो ये कुछ उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन। इसके ऊपर इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे शुरू में 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, फर्स्ट डे की और थर्ड डे की। जो डे वाइज सीरीज़ में फर्स्ट डे और थर्ड डे था उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी कवर किया गया था, कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी बचा हुआ है उसको और कवर कर लेते हैं। तो देखिए एक आता है बॉर्न कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉर्न कन्वेंशन। ये बना है माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए, यानी कि ऐसी प्रजातियों के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है यानी कि विचरण करती है। जैसे कि साइबेरिया से उड़कर 8000 किलोमीटर दूर उड़कर भारत में कोई चिड़िया आ जाती हैं, तो वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है। अब ऐसी स्पीशीज़ को रास्ते में क्या कर लिया जाता है, रास्ते में जब वो आ रही होती हैं तो कोई इनका शिकार कर लेता है। तो उनके शिकार को रोकने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया कि सभी देश उस पर राज़ी होंगे और अपने अपने देशों में ऐसा काम करेंगे जिससे कि उन आने जाने वाली प्रजातियों का आप कह सकते हैं कि उनका हनन ना हो, ना ही उनका क्या हो, उनकी हंटिंग हो। तो उनकी हंटिंग को रोकने के लिए बेसिकली काम किया गया। तो साइन किया गया 1979 में। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसको 1979 में साइन किया गया, 1983 में ये इफेक्ट में आई। इसकी लोकेशन कहाँ है, बॉन में। बॉन कहाँ है, जर्मनी में है और एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जर्मनी की सरकार जो है वो इसकी डिपॉजिटरी है। तो जो CMS है यानी कि कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, ये एक ओनली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एकमात्र ग्लोबल और यूनाइटेड नेशन की बेस्ड इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक्सक्लूसिवली काम किया है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज़। अब चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो ज़मीन पर रहने वाले, एक्वेटिक हो पानी में रहने वाले, एवियन हो हवा में उड़ने वाले, किसी भी तरह के जानवर होंगे, किसी भी तरह की माइग्रेटरी स्पीशीज़ होगी, उसके संरक्षण के लिए जो काम किया गया वो बॉर्न कन्वेंशन के द्वारा किया गया।
तो बॉन कन्वेंशन के द्वारा जो CMS की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें से अब तक 13 कन्वेंशन हो चुकी है और 13वीं कन्वेंशन जो हुई थी 2020 में हुई थी और ये अभी गांधीनगर भारत में हुई है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तो वहाँ पे हुई 15 से 22 फरवरी। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है आपसे। बाकी पूछा जा रहा है वियना कन्वेंशन। देखिए वियना कन्वेंशन क्या है, वियना कन्वेंशन है ओजोन लेयर के लिए। तो अब ओजोन लेयर के लिए 3 है, एक तो वियना कन्वेंशन आएगा, उसके बाद फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा, फिर किगाली अमेंडमेंट आएगा। अब ये क्या होते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कब कौन आया, कब कैसे हुआ। एक ही चीज़ समझ लेते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी सवाल बनेगा आप सारे कर पाएंगे। तो जो वियना कन्वेंशन है ये आया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले काम किया गया 1985 में, वियना ऑस्ट्रिया में काम किया गया और 1988 में ये इफेक्ट में आया। सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, वो इसके डिपॉजिटरी हैं। तो इट प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के रिडक्शन के लिए इस पर काम किया गया कि भाई दुनिया में CFC का जो प्रोडक्शन है वो कम किया जाएगा। CFC इस्तेमाल होती थी फ्रिजेस में, रेफ्रिजरेटर में, यानी कि और या ACs में, जहाँ पे भी कूलिंग वाला काम है, जहाँ पे भी ठंडा करने का काम है, वहाँ पे CFC का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ओजोन को ख़त्म करता था। ओजोन एक परत है जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में है, यानी कि समताप मंडल और ट्रोपोस्फेयर के बीच, स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है। तो उसके बीच की जो एक लेयर है ओजोन लेयर, उसको प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि ओजोन क्या करती है, जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज हैं उससे में बचाती है। अगर वो हार्मफुल रेज सूरज की धरती पे एंटर करेंगी और हमारी स्किन पे लगेगी तो लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है। अब वो ओजोन में होल हो रहा था, ओजोन में छेद हो रहा है ओजोन की परत में, तो उसके वजह से ये काम किया गया कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ओजोन लेयर का उसको कम किया जा सके, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड थ्रेट ऑफ स्किन कैंसर। नहीं तो लोगों के अंदर स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई भी जानवर हो, सब में स्किन कैंसर का खतरा बच जाएगा। तो वियना कन्वेंशन प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क नेसेसरी टू क्रिएट रेगुलेटरी मेजर्स इन फॉर्म ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पहले तो वियना कन्वेंशन आया, फिर वियना कन्वेंशन ने कोई फ्रेमवर्क दिया, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। सब चीज़ देखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक ही चीज़ लाइन से देखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये अपने आप में एक मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी रही, क्योंकि इसको जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे सब ने रेटिफाई कर दिया, रेटिफाइड बाय 197 मेंबर्स। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उन सब ने कर लिया। उसके बाद होली सी, न्यूई, कुक आइलैंड्स, इन्होंने भी कर दिया और यूरोपियन यूनियन ने भी कर दिया। यानी कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जिसने इसको रेटिफाई ना करा हो। वाइल नॉट अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना में एक बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो ये अपना में एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है कि भाई इंटरनेशनल एफर्ट्स होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट्स होने चाहिए कि ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और इट डज नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स फॉर द यूज़ ऑफ CFCs। लेकिन इसके अंदर लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल नहीं थे उस टाइम पे, वियना कन्वेंशन के दौरान लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स नहीं रखे गए थे। बात आती है नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ, ये वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, ये 1987 में आया। लोकेशन मॉन्ट्रियल है। 1 जनवरी 1989 को ये इफेक्ट में आ गया और सिग्नेटरी रेटिफायर जो हैं सभी के सब देश हैं 197। उसके बाद डिपॉजिटरी वही है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो पर्पस क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि उन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था उन सब्सटेंसेस पे, उन पदार्थों पे जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं, यानी कि ओजोन लेयर को जो है वो खत्म करते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट। इन्फ्लुएंशियल है, मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब कि सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इन्वायरमेंटल है यानी कि पर्यावरण के लिए है, एग्रीमेंट है। रेगुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 100 केमिकल्स कॉल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो 100 से ज़्यादा केमिकल्स हैं, जो ऐसे केमिकल्स हैं जो ओजोन को ख़त्म करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए कि उनका प्रोडक्शन कंपनीज करेंगी नहीं करेंगी, देश करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया गया। तो इट हैज़ अंडरगोन 9 रिवीजन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 9 रिवीजन हुए। 1990 में हुआ लंदन में, 1991 में नैरोबी में हुआ, 92 में कोपेनहेगन में हुआ, 93 में बैंकॉक में हुआ, 95 में वियना में हुआ, 97 में वापस मॉन्ट्रियल में हुआ, 98 में ऑस्ट्रिया में हुआ और 99 में बीजिंग में हुआ, 2016 में हुआ किगाली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किगाली अमेंडमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे कि किगाली अमेंडमेंट में क्या हुआ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किगाली अमेंडमेंट 2016 में हुआ था। पार्टीज़ जो हैं इस प्रोटोकॉल को उन्होंने एग्री किया 2013 में, कि उन्होंने सेटअप किया एक साल 2013 का कि एट द टाइम टू फ्रीज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ HCFC। देखिए पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बात चल रही थी, बाद में इंसान ने क्या करा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन करना शुरू कर दिया। कहा कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन खत्म करता है ओजोन लेयर को, लेकिन जो HCFCs हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन लेयर को ख़त्म नहीं करता। यानी कि इससे सही हो गया काम कि भाई ओजोन लेयर ख़त्म नहीं होगी तो आप अपनी कूलिंग करने के लिए HCFC को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन HCFC के साथ क्या दिक्कत थी, ये अपना में मोस्ट पोटेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस है, यानी कि एक इतनी इंपॉर्टेंट गैस है
एक इतनी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ले आती है, यानी कि इसके वजह से जो धरती पे गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ेगी इसके प्रोडक्शन से। तो पहले तो हमने CFC को उठाया, अब हम SCFC को हटाने की बात भी कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने की बात कर रहे हैं। SCFC से ओजोन पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये धरती के टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की तरह काम करवाती है। और जो SCFC है ये प्रकृति में कहीं नहीं मिलेगी आपको, दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर इन नेचर, ये इंसान ने खुद बनाई है लैब्स में। 1 जनवरी 2019 को किगाली अमेंडमेंट आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 2019 में, वैसे 2016 में आया था, लेकिन 2019 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 1 जनवरी 2019 को किगाली अमेंडमेंट को केम इनटू फोर्स। अंडर द किगाली अमेंडमेंट कंट्रीज प्रॉमिस टू रिड्यूस द यूज ऑफ HFC। तो कंट्री ने प्रॉमिस किया कि हम HFC का यूज़ कम कर देंगे बाय मोर देन 80% ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। यानी 2019 में कहा गया कि अगले आने वाले 30 सालों में हम उसका प्रोडक्शन या SCFC का जो यूज़ है वो हम कितना यूज़ कम कर देंगे, 80% के हिसाब से कम कर देंगे। तो किगाली अमेंडमेंट समझ लेते हैं। किगाली अमेंडमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था। किगाली अमेंडमेंट हुआ किसको है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985 में जो आया था उसको ये अमेंडमेंट किया गया। 2016 में साइन हुआ। किगाली राजधानी है रवांडा की, जो रवांडा देश है अफ्रीका का, और 1 जनवरी 2019 को ये इफेक्ट में आया। टू ग्रेजुअली रिड्यूस द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ SCFCs, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन लीगली बाइंडिंग है, कौन लीगली बाइंडिंग नहीं है। वियना कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं था, किगाली अमेंडमेंट लीगली बाइंडिंग है। डिजाइन टू क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल वापस से ओजोन के लिए ही है, इन्वायरमेंट के लिए ही है बेसिकली। तो क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में अडॉप्ट किया गया, 11 दिसंबर 1997 को। ओइंग टू अ कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस इट एंटर्ड इनटू फोर्स 2005 में। 2005 में ये फोर्स में आया क्योटो प्रोटोकॉल, और 1997 में इसको लाया गया था। 192 कंट्रीज़ हैं ऐसे जो इसकी पार्टी हैं। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क जो है, यानी कि UNFCCC, उसके तहत काम करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बाय कमिटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। देखिए अभी क्या करता है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि वो कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, वो ऐसे देश हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, यानी कि ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था ट्रांजिशन में है, यानी कि बदलाव के फेज़ में है, जैसे कि भारत, चाइना। तो ये सभी कंट्रीज़ वो हैं जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है। टू लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस इन अकॉर्डेंस विद एग्रीड इंडिविजुअल टारगेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसने क्या करा कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है, यानी कि ऐसे कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी ट्रांजिशन होने वाली है, यानी चेंज होने वाली है, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएंगे, नॉन इंडस्ट्रियलाइज से या सेमी इंडस्ट्रियलाइज से इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे, तो उनके ऊपर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना होगा उसकी लिमिट लगा दी गई। क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन एंड फॉलोज इट्स एनेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर। तो एक कन्वेंशन पे बेस्ड है ये, और उसके एनेक्सर पे बेस्ड है स्ट्रक्चर। इट ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को बाइंड करती है, और उनके ऊपर एक हैवियर बर्डन लगाती है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट बात है, सवाल पूछा जा सकता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, ये स्टेटमेंट जो है, यानी कि जो फ्रेज़ है, ये किस प्रोटोकॉल के तहत आता है? वियना कन्वेंशन के तहत आता है, मॉन्ट्रियल के, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत आता है, किगाली अमेंडमेंट के तहत आता है, या क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड है। क्यों? क्योंकि किसी ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण को, जैसे कि US ने, UK ने, तो उनको ज़्यादा जिम्मेदारी है, और जिन्होंने कम नुकसान पहुंचाया है उनकी कम जिम्मेदारी है। एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, और उस देश की कैपेबिलिटी के हिसाब से भी है। जिस देश की कैपेबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा रिडक्शन करवाने में हेल्प करेगा, जिसकी कैपेबिलिटी कम है, जो छोटा देश है, वो कम करवाने में हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है। बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज दैट दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट हाई लेवल्स और GHG एमिशंस इन दैट एटमॉस्फेयर। ये माना गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इतनी ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो CO2 हो, उतना उनका जो उत्सर्जन है वो सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इट्स एनेक्सचर B, क्योटो प्रोटोकॉल सेट्स बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। तो 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के लिए, और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन के लिए, और यूरोपियन यूनियन के लिए। एनेक्सचर B में क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या करा है? एक लिमिट्स जो है वो सेट करी हैं, बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स सेट करे हैं कि इतना तो आपको कम करना ही करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का पहला राउंड चला 5 साल की पीरियड के लिए, 2008 से 2012 तक फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था, और दूसरा कमिटमेंट पीरियड शुरू हुआ 2013 से लेकर 2020 तक, वो भी हम आगे देख लेते हैं। फिर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एक आता है दोहा अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 में दोहा अमेंडमेंट आया। दोहा राजधानी है कतर देश की।
तो दोहा अमेंडमेंट जो लगा किसको, क्योटो प्रोटोकॉल को, वाज अडॉप्टेड फॉर अ सेकंड कमिटमेंट पीरियड। देखिए पहला कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 2012 क्योटो प्रोटोकॉल का, और क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में इंप्लीमेंट हो पाया, 1997 में आया था, 2008 से 2012 पहला कमिटमेंट पीरियड रहा। दूसरा कमिटमेंट पीरियड शुरू होता है 2013 से, स्टार्टिंग इन 2013 एंड लास्टिंग अंटिल 2020, और 2020 तक ये खत्म होता है। अमेंडमेंट 31 दिसंबर 2020 को ये फोर्स में आ गया, जब दोहा अमेंडमेंट पूरा हो गया, यानी कि इसका जो समय था 2013 से 2020 का, उसके बाद दोहा अमेंडमेंट लागू हो गया। क्योटो मैकेनिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट और देख लीजिए। क्योटो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्योटो प्रोटोकॉल का काम करने का तरीका है वो किस चीज़ पे काम करता है, ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे काम करता है। तो देखिए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हमने क्या करा कि कार्बन को एक ऐसी चीज़ बना दिया कि उसको हम खरीद या बेच सकते हैं, यानी कि कार्बन एमिशंस की भी ट्रेडिंग हो सकती है, उसको भी एक कमोडिटी बना दिया गया, एक वस्तु बना दिया गया। तो अब इंटरनेशनल, अब इसके तहत ही क्या किया गया कि 3 तरीके निकाले गए, इसमें से एक था इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो उत्सर्जन हो रहा है उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि हर कंट्री को एक लिमिट दे दी जाएगी कि भाई आप इतना ही उत्सर्जन कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई कंट्री अगर वो अपना उत्सर्जन की लिमिट जो एक साल में उसको दे रखी है, मान लेते हैं उसने वो ख़त्म कर दी, तो अब वो क्या करेगा, वो उन देशों से वो लिमिट खरीद लेगा जिन देशों के पास वो सरप्लस है। मान लेते कोई छोटे देश हैं जो अपने यहाँ वो लिमिट ख़त्म ही नहीं कर पाए, उनके पास वो सरप्लस पड़ी हुई है, तो छोटे देश क्या करेंगे, बड़े देशों को अपनी जो सरप्लस की जो उनकी एमिशन टारगेट था वो बेच देंगे, और जो बड़े देश हैं वो उनको इस बदले में, इस एवज में कुछ पैसे देंगे, जिससे कि छोटे देशों का भी फायदा होगा। तो अलाउज कंट्रीज दैट हैव एमिशन यूनिट्स टू स्पेयर, यानी कि जिनके पास एमिशन यूनिट्स बची हुई हैं, एमिशंस परमिटेड देम बट नॉट यूज, यानी कि एमिशंस उनको परमिट तो की रखी थी कि भाई आप इसको खर्च कर सकते हो, लेकिन उनसे यूज़ नहीं हुई, टू सेल दिस एक्सेस कैपेसिटी टू कंट्रीज दैट आर ओवर देयर टारगेट्स, यानी कि उन कंट्रीज़ को वो बेच सकती है एक्सेस कैपेसिटी जिन्होंने अपने टारगेट्स को पूरा कर दिया है। तो एक नई कमोडिटी बना दी गई इन द फॉर्म ऑफ एमिशन रिडक्शन और रिमूवल्स। तो एमिशन रिडक्शंस के रूप में एक नई वस्तु बना दी गई, नई थिंग बना दी गई, कमोडिटी बना दी गई। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस, अब देखिए लोगों को नॉर्मली लगता है कि CO2 ही एक प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन अपने आप में CO2 एक प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है। तो लोगों ने सिंपल सी बात है इसको एमिशन रिडक्शन की जगह कार्बन रिडक्शन बोलना शुरू कर दिया, या कार्बन ट्रेडिंग बोलना शुरू कर दिया सीधा सीधे। तो कार्बन इज नाउ ट्रैक्ड एंड ट्रेडेड लाइक एनी अदर कमोडिटी। तो जो कार्बन है अब उसको ट्रैक किया जाता है, और उसको जैसे आप पेन पेंसिल कॉपी वगैरह कुछ भी खरीदते बेचते हैं, या कोई भी फ्रूट्स खरीदते बेचते हैं, उस तरह से कार्बन भी खरीदा बेचा जाता है देशों के बीच में। ये क्योटो प्रोटोकॉल की तरफ से आया, दिस इज नोन एज द कार्बन मार्केट, इसको कार्बन मार्केट कहा जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आई वो आई क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। देखिए सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा था कार्बन ट्रेडिंग, ये तीनों चीज़ किसके तहत आती हैं, ये तीनों चीज़ क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आती हैं। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत अलाउ करता है कि देश को विद इन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि आपको एमिशन रिडक्शन का या एमिशन लिमिटेशन का कमिटमेंट करना पड़ेगा अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल टू इम्प्लीमेंट एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरह से काम होगा एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट पे, कि हम एमिशंस को कम कर सकें, उत्सर्जन को कम कर सकें, तो उसके लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाया गया। और नेक्स्ट आता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसके तहत क्या है कि एक देश को अलाउ किया गया विद एन एमिशन रिडक्शन और लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर दी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कि आप अर्न कर सकते हो एमिशन रिडक्शन यूनिट, यानी वही कार्बन यूनिट्स, फ्रॉम एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन रिमूवल प्रोजेक्ट इन अनदर एनेक्सर बी कंट्री विच इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2 विच कैन बी काउंटेड टूवर्ड्स मीटिंग इट्स क्योटो टारगेट। देखिए मान लीजिए 2 देश हैं, एक देश के पास कम था, एक देश के पास खत्म होगी उसकी यूनिट्स, तो दूसरे देश से वो ले सकता है, और दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं कि भाई एक के पास ज़्यादा थी तो उसने छोटे वाली कंट्री को दे दी, या उस कंट्री को दे दी जिस कंट्री के पास जो कार्बन लिमिट्स थी वो खत्म हो गई। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफर पार्टीज अ फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग पार्ट ऑफ देयर क्योटो कमिटमेंट। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एक ऑफर करता है एक पार्टीज़ को कि भाई आपके पास फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से, यानी कि पैसे को बचाते हुए आप अपने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो आपके कमिटमेंट हैं, जो आपने वादे किए हैं, उनको आप पूरा कर सकें, उनको निभा सकें। इसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अडेप्टेशन फंड बनाया गया, एक पैसा के लिए एक फंड बनाया गया अडेप्टेशन फंड, फाइनेंस करने के लिए अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो विश्व में चल रहे हैं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, एंड प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंपॉर्टेंट बात है कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा अडेप्टेशन फंड का, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पैसा खर्च होगा, उन कंट्रीज़ में जो कि क्योटो प्रोटोकॉल की क्या है, पार्टी है। अडेप्टेशन फंड बनाया कब गया, 2001 में बनाया गया, फाइनेंस करने के लिए कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एडेप्टेशन फंड बनाया गया। चलिए दैट्स इट, इसमें यही था। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी ये जो PDF है ये सभी
PDF जो हैं टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी, तो आप वीडियोस को पूरा देखा करिए। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।